दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस अमेजिंग और पावरफुल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में एज ए एक्सेल यूज़र वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनका क्या सैलरी है, उनका क्या HRA है, उनको कितना DA देना है, उनका कितना PF काटना है, ये सारा मैनेजमेंट आपको ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक ब्लैंक वर्कशीट में आ जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले ऊपर का 2 रो छोड़ देना है, ठीक है ना। आपको जो काम शुरू करना है वो तीसरे रो से करना है। ऊपर का जो 2 रो हम छोड़ रहे हैं वो इसलिए हम छोड़ रहे हैं ताकि इसके अंदर हम अपने हेडिंग को लिख सकें। हम कौन सा काम कर रहे हैं वो इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। आपको जो काम शुरू करना है वो तीसरे रो से करना है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें सैलरी शीट बनाने के लिए कौन कौन से कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। जिन जिन कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी हम सबसे पहले उन कॉलम्स को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहला कॉलम जो दिए वो नेम का दिए, यानी कि इस वाले कॉलम में सारे एम्प्लॉयज़ का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे कॉलम में आ जाते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं एड्रेस, यानी कि वो एम्प्लॉयज़ कहाँ के रहने वाले हैं वो हम इस वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, इस वाले कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं एम्प्लॉय ID, ठीक है। एम्प्लॉय ID क्यों ज़रूरी है वो भी आप समझ लीजिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम यहाँ पर नाम लिख ही दिए तो एम्प्लॉय ID क्या ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरत है, ठीक है। देखिएगा, अगर हमारी कंपनी में एक ही नाम के 2-3 लोग काम कर रहे हो या 2 ही लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सैलरी है वो किसका है ये कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे समझिएगा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है सूरज कुमार, ठीक है ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ सूरज और किसी दूसरे के जगह पर भी लिखा हुआ है सूरज, ठीक है ना, यहाँ पर भी सूरज लिखा हुआ है। और जो यहाँ पर सैलरी है वो किस सूरज का है हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें एक अलग से कॉलम बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, वो है एम्प्लॉय ID, ठीक है ना। और इस ID की मदद से हम समझ सकेंगे कि ये एक यूनिक नंबर हो जाता है, ठीक है ना, जिससे एक पहचान बन जाता है कि ये नंबर किसका है। अगर यहाँ पर क्या कहते हैं एक ही नाम के 4-5 लोग भी रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सैलरी किसका है, ठीक है ना। तो वो किसकी मदद से पता चलेगा, एम्प्लॉय ID की मदद से पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक एम्प्लॉय ID का कॉलम बनाना पड़ता है। नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं। एम्प्लॉय ID के बाद हम यहाँ पर दे देते हैं बेसिक सैलरी का, ठीक है। हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं बेसिक सैलरी। टैब बटन प्रेस करके हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे DA, ठीक है ना, यहाँ पर DA निकालेंगे। टैब से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर निकालेंगे TA, फिर आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर निकालेंगे HRA, यहाँ पर हम निकालेंगे PF, ठीक है ना, यहाँ पर हम PF निकाल लेते हैं और लास्ट में दे देते हैं नेट सैलरी, ठीक है। बस इतना ही आपको कॉलम बनाना है। उसके बाद इतना कर लेने के बाद अब आपको करना ये है कि ऊपर का जो 2 रो आप छोड़े थे, ठीक है ना, उसको आप इस प्रकार से पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मर्ज एंड सेंटर का। चलिए इसको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है मर्ज एंड सेंटर। आपको इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो जितना भी यहाँ पर सेल है, ठीक है ना, ये सारा सेल मर्ज होकर एक सेल बन जाएगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ये सब मर्ज होकर एक सेल बन गया है। अब यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं उसका हम यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो है सैलरी शीट बनाने का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सैलरी शीट, ठीक है ना, और ब्रैकेट में कंपनी का नाम भी लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख दिए KLD जोन, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से अपने हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया फ़ॉन्ट साइज़ का, इस पर जाएंगे और यहाँ से इसके साइज़ को हम यहाँ से इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है ना, 22 कर दिए। उसके बाद हम यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई कलर वगैरह आपको अप्लाई करना है तो कलर वगैरह अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है फिल कलर, ठीक है। इसी वाले ऑप्शन पर जाइएगा, जो कलर आप रखना चाहते हैं उस कलर को आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सब हेडिंग को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप इसको बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद फिर से आप जाइए फिल कलर पर और यहाँ से कोई एक कलर आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से जहाँ तक आप सैलरी शीट बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, जहाँ तक आप इंटर करना चाहते हैं वहाँ तक इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है बॉर्डर का।
बॉर्डर पर जाकर यहाँ से आपको कर देना है ऑल बॉर्डर। जैसे आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक कीजिएगा तो सारे सेल में आपको एक बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही एक अच्छा लुक देता है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको एक लास्ट काम ये करना है कि यहाँ से अपने सब हेडिंग से लेकर अपने जहाँ तक आपको डाटा इंटर करना है वहाँ तक आप इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है सेंटर। सेंटर पर जाकर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी टेक्स्ट लिखिएगा वो सेल के बीच से लिखाएगा। ठीक है, कोई लेफ्ट कोई राइट जो देखने में अच्छा नहीं लगता, सब के सब जब बीच में रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। अब हमारा जो मेन फॉर्मेट था वो फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब यहाँ से हमको काम को शुरू करना है, यानी कि यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद उनका आईडी यहाँ पर देना है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहला जो नाम लिख देते हैं वो हम यहाँ पर दे देते हैं दीपक कुमार। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले दे दिए दीपक। चलिए सिर्फ दीपक ही रहने देते हैं, पूरा नाम देने की ज़रूरत क्या है। नेक्स्ट दे देते हैं सूरज। सूरज के बाद दे देते हैं, चलिए हम इस प्रकार से हम जल्दी जल्दी नाम टाइप कर देते हैं, प्रिया, सत्यम और राहुल। ठीक है ना, उसके बाद और क्या नाम दे दें, चलिए और नाम दे देते हैं, एक हम दे देते हैं सलमान। उसके बाद दे देते हैं सृष्टि। ठीक है, चलिए एक लास्ट हम नाम दे देते हैं जिसका नाम हो जाएगा मनीष। ठीक है ना, बस इतना ही नाम क्या कहते हैं, इतना काफ़ी आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, हम इस प्रकार से नाम यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद वो कहाँ के रहने वाले हैं वो हम इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। जैसे हम सबसे पहले दे देते हैं पटना, उसके बाद दे देते हैं कि ये दिल्ली के रहने वाले हैं, ये मुंबई के रहने वाले हैं। ठीक है ना, यानी कि माइंड में जो भी हमको नाम आ रहा है, ठीक है ना, वो हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखते जा रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर सिखाना मकसद है, यहाँ पर हम सिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नाम दे देते हैं औरंगाबाद। ठीक है, कुछ इस प्रकार से औरंगाबाद कर दिए। उसके बाद और क्या दे दें, दे देते हैं यहाँ से कोलकाता, रांची। ठीक है, एक लास्ट हम दे देते हैं, क्या दे दें, चलिए गया दे देते हैं। ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद अगर आप यहाँ पर गौर कीजिएगा तो औरंगाबाद जो लिखा हुआ वो दूसरे सेल में जा रहा है, यानी कि ये प्रॉपर सही तरीके से दिख नहीं रहा। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस वाले कॉलम के साइज़ को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, आप इस वाले कॉलम के लास्ट में जाइएगा तो देखिएगा आपके माउस का पॉइंटर अभी देखिए किस प्रकार से है। जैसे आप यहाँ पर जाइएगा तो देखिए पॉइंटर आपका चेंज हो गया। यहाँ पर जाकर आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे अपने माउस के द्वारा आप यहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा तो जितने की इस कॉलम को ज़रूरत है, ठीक है, ऑटोमेटिक वो उतना बढ़ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर देना है एम्प्लॉय आईडी। तो चलिए हम यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी बना देते हैं। जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं KLD, उसके बाद 456। ठीक है ना, यहाँ पर दे दिए। अब सबका एम्प्लॉय आईडी तो अलग अलग रहेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों का बना देते हैं। ठीक है ना, 457 बना देते हैं। ठीक है ना, इनका है ऊपर वाले दीपक का जो है वो है 456 और इनका है 457। इन दोनों को आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस के पॉइंटर को इसके कॉर्नर में लेकर जाना है। ठीक है ना, जब ये ब्लैक कलर का प्लस बन जाएगा उसके बाद आपको माउस के द्वारा इस प्रकार से आपको ड्रैग कर देना है। ठीक है, जब आप ड्रैग कर दीजिएगा तो देखिएगा सबका एक अलग अलग एम्प्लॉय आईडी निकल कर आ गया। ठीक है ना, और ये क्या कहता है सबका सीरीज वाइज निकला है, जैसे 456, 457, 58, 59, 60, 61। ठीक है ना, इस प्रकार से सबका अलग अलग निकल कर आया है। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है बेसिक सैलरी। चलिए हम यहाँ पर सबका अलग अलग बेसिक सैलरी बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी का हम दे देते हैं 25,000, किसी का दे देते हैं हम 20,000। ठीक है ना, किसी का दे देते हैं 18, किसी का दे देते हैं 12, उसके बाद दे देते हैं 24। ठीक है ना, किसी का दे देते हैं 28 और क्या दे दें, चलिए 15 दे देते हैं। और लास्ट हम यहाँ पर दे देते हैं, कितना दे दें, चलिए दे देते हैं 23,000। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इतना काम कर लिया। अब हमारा जो मेन काम है ना वो अब हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि दीपक कुमार को DA कितना देना है वो आपको निकालना है, उनको HRA कितना देना है, TA कितना देना है, PF कितना काटना है। ठीक है ना, ये सब अब हमें सबका अलग अलग निकालना है। तो अब हम कैसे करेंगे वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले हमें DA के बारे में ये जान लीजिए कि आखिर ये DA होता क्या है। देखिए DA की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो DA का फुल फॉर्म हो जाता है डियरनेस एलोवेंस। यानी कि डियरनेस एलोवेंस का मतलब होता है कि इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब करते हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी के जो ऑनर हैं, ठीक है ना, अपने एम्प्लॉयज़ को महंगाई को देखते हुए कुछ एक्स्ट्रा इनकम देते हैं। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं DA। और DA जो होता है दोस्तों वो सबका एक नहीं होता है। ठीक है, बहुत जगहों पर एक भी हो सकता है, लेकिन क्या कहते हैं अक्सर और बेशतर कंपनियों में होता यह है कि किसी का उसके सैलरी का 10%, कभी उसके सैलरी का 20%, उनके सैलरी का 15%, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो किसको हम कितना परसेंट देंगे वो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख चुके हैं, डायरेक्ट हम आपको दिखा देते हैं और उसी के बेहद पर हम यहाँ पर निकाल कर आपको दिखाएंगे। जैसे हम इस शीट पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए DA के बारे में लिखा गया है
कि जिनका भी सैलरी 25,000 के बराबर होगा या 25,000 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अगर 25,000 सैलरी है या 25,000 से ज़्यादा किसी की सैलरी है तो उसको हम कितना डीए देंगे, उनको 20% देंगे, ठीक है ना। और अगर किसी की सैलरी 20,000 के बराबर है या फिर 20,000 से ज़्यादा है तो उनको हम 15% देंगे। और जिनका भी सैलरी 20,000 से कम होगा उनको हम कितना देंगे, 10%, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन है, ठीक है। 25,000 से ज़्यादा वालों को हम कितना देंगे, 20%, 20,000 से ज़्यादा वालों को हम देंगे 15%, और 20 से कम वाले को हम कितना देंगे, 10%, ठीक है। तो इसको हम चलिए देख लेते हैं कि हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसके लिए हम चले आते हैं इस वाले कॉलम के अंदर, और यहाँ पर हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। कौन सा फॉर्मूला, लॉजिकल फार्मूला, ठीक है ना। और उस फार्मूले का नाम है इफ़। तो किसी भी फार्मूले को लगाने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू लिख लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर जिस भी फार्मूला को लगाना है उस फार्मूला को हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पर इफ़ लिखें तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 2 फार्मूला आया है, एक है इफ़ और दूसरा है इफ़ इरर, ठीक है ना। तो हमें जिस भी फार्मूला को इस्तेमाल करना है उस पर अपने माउस के द्वारा जाकर डबल क्लिक करेंगे तो वो फार्मूला एक्टिव हो गया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि जैसे ही आपका फार्मूला एक्टिव हो जाएगा तो आप देखिएगा नीचे में कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है ना। आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते जाइए और अपने काम को करते जाइए। ये अगर आपको फार्मूला लगाना नहीं आता है ना तो इसको आप पढ़ के आराम से फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम फार्मूला को लगा दिए तो ये सबसे पहले मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि किसके बेहद पर आपको यहाँ पर डीए निकालना है। तो हमें निकालना है किसके बेहद पर, बेसिक सैलरी के बेहद पर, ठीक है ना। तो हम इफ़ का मतलब क्या होता है, इफ़ का मतलब होता है अगर, ठीक है ना। तो हम चलिए उसके बाद ले लेते हैं लॉजिकल टेस्ट, हम दे देते हैं बेसिक सैलरी, यानी कि अगर D4 क्यों आया यहाँ पर, D4 इसलिए आया क्योंकि जिस जगह पर बेसिक सैलरी लिखा गया है उस सेल का नाम है D4। कैसे पता करेंगे, तो देखिए बेसिक सैलरी यहाँ पर है ना 25,000, इसके अगर टॉप में देखिएगा तो क्या लिखा हुआ D है ना, और अगर इसके लेफ्ट में देखिएगा तो क्या लिखा हुआ 4, यानी कि D कॉलम हो गया और 4 रो हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर D4 लिखा गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप बिना यानी कि इस प्रकार से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर D4 लिख भी सकते हैं। जैसे आप D4 लिखिएगा तो ऑटोमेटिक ये सेल सिलेक्ट हो जाएगा, देखिएगा सिलेक्ट हो गया ना, ठीक है। तो आप चाहे तो उस सेल का नाम लिखिए या फिर चाहे तो आप उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर D4 बड़ा है, ठीक है ना। बड़ा के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटर देन का, ठीक है। बड़ा है या फिर बराबर है, बराबर के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये इक्वल टू का। अगर D4 बड़ा है या फिर बराबर है कितने के, तो सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या था, सबसे पहला हमारा कंडीशन था 25,000 के, ठीक है ना। तो उसके लिए हम 20%, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और दे देते हैं कि अगर D4 बड़ा है या फिर बराबर है कितने के, 25,000 के, ठीक है ना। हम यहाँ से कॉमा लगा देते हैं। अब ये हमसे बोल रहा है वैल्यू इफ ट्रू, ठीक है। देखिए ये कौन सा बोल्ड हो गया, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वाला कंडीशन सही होता है तो आप यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं D4 का, ठीक है ना, D4 का कितना 20% था ना। चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं 20%, ठीक है। 20% यहाँ पर हम दे देते हैं कि अगर इस सेल के अंदर यानी कि अगर D4 के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ जो भी नंबर है वो 25,000 है या फिर 25,000 से बड़ा है तो हम चाहते हैं कि उस सेल के अंदर D4 का 20% लिखा कर आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, आपको फिर से इफ़ फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्योंकि अभी हमको और भी तो बनाना है, यानी कि 15% वालों के लिए भी बनाना है, 10% वाले के लिए भी बनाना है। तो हम फिर से इफ़ फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर से हमसे क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब आपको किसके बेस पर निकाल रहा है, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी किस सेल के अंदर लिखा गया है, D4 के अंदर लिखा गया है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं D4, ठीक है ना। इसका मतलब अगर D4 बड़ा है, ठीक है ना, अगर D4 बड़ा है या फिर बराबर है कितने के, तो इस बार हम दे देते हैं 20,000 के, ठीक है ना, 20,000 के, ओके, कॉमा लगा देते हैं। अगर ये वाला मैच करता है तो आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर ये वाला मैच करता है तो हम चाहते हैं कि D4 का कितना आ जाए, तो D4 का 15% यहाँ पर आ जाए, ठीक है। फिर से आप यहाँ पर कॉमा लगाइए। लास्ट वाला हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ फोर्स की, यानी कि अगर इन दोनों में से कोई मैच नहीं करता है तो आप यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई मैच नहीं करता है तो यहाँ पर आ जाए D4 का कितना 10%, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर दे देते हैं 10%। अब यहाँ पर आपको दोस्तों ये ध्यान देना है कि आप इस फॉर्मूला को लगाते समय कितनी मर्तबा ब्रैकेट को ओपन किए हैं, ठीक है। हम सबसे पहला ब्रैकेट यहाँ ओपन किए हैं, दूसरा ब्रैकेट यहाँ ओपन किए हैं, तीसरा कहीं पर ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है।
तो जितनी मरतबा आपने ब्रैकेट को ओपन किया है उतनी मरतबा आप ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा DA। दीपक कुमार का जो टोटल DA दिया जाएगा वो 5,000 रुपये दिया जाएगा। उसी प्रकार से आपको सूरज का निकालना है तो सूरज का निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस प्रकार से एक बंदे का सिलेक्ट करना है, उसके कॉर्नर में जाना है, ठीक है ना। उसके बाद इस प्रकार से आप उसको ड्रैग कर दीजिएगा तो सब का DA निकल कर आ जाएगा कि सूरज को कितना देना है, दीपक को DA कितना देना है, प्रिया को कितना देना है, ठीक है ना। वो सब का निकल कर आ गया। उसके बाद यहाँ पर बात आती है TA का, यानी कि सबका अब TA निकालना है, ठीक है। TA का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस का मतलब ये होता है कि जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर कभी कंपनी आपको कहीं किसी भी काम के लिए कहीं भेजती है, ठीक है ना, तो वो तो आप अपने जेब से पैसा खर्च कीजिएगा नहीं, बल्कि उसके लिए आपको कंपनी अलग से पैसे देती है, ठीक है ना। उसी को बोला जाता है TA, ठीक है। तो TA का भी एक अलग अलग प्रकार का रूल होता है, ठीक है ना। उसके लिए भी हम यहाँ पर लिख रखे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो TA का जो हम यहाँ पर कंडीशन दिए हैं वो ये है कि जिनका भी सैलरी 25,000 होगा या फिर 25,000 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उनको हम TA कितना देंगे, 25%, ठीक है। इससे पहले कितना था, 20% DA दे रहे थे 25,000 के ऊपर, लेकिन हम TA कितना देंगे, 25,000। जिनका सैलरी क्या कहते हैं 20,000 के बराबर होगा या 20,000 से ज़्यादा होगा उनको हम 20% देंगे, और जिनका सैलरी 20,000 से कम होगा उनको हम 15% TA देंगे, ठीक है। चलिए हम फिर से आ जाते हैं और सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी काम करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, और फॉर्मूला कौन सा था, इफ़, ठीक है ना। और यहाँ पर डबल क्लिक करके इफ़ फॉर्मूला को एक्टिव कर लेना है। उसके बाद किसके बेहद पर निकालना है, बेसिक सैलरी ना। तो आप चाहें तो बेसिक सैलरी को इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिएगा, या तो आप यहाँ पर जिस जगह पर बेसिक सैलरी लिखा गया है उस जगह का आप यहाँ पर नाम दीजिए। जैसे किस सेल के अंदर लिखा गया है, D4 के अंदर, तो हम यहाँ पर D4 लिख दिए, ठीक है ना। तो देखिए कि यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या कहते हैं, बेसिक सैलरी सिलेक्ट हो गया। आप चाहें तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा तो भी यहाँ पर D4 लिखा जाएगा। देखिएगा जैसे हम इस पर क्लिक किए तो यहाँ पर D4 लिखा गया, ठीक है ना। इफ़ का मतलब होता है अगर D4 बड़ा है या फिर बराबर है कितने के, तो हम दे देते हैं 25,000 के, ठीक है ना, कॉमा लगा देते हैं। अगर क्या कहते हैं ये सही होता है तो आप यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर 25,000 के बराबर है या 25,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर D4 का मतलब बेसिक सैलरी का कितना आ जाए, 25% यहाँ पर आ जाए, ठीक है। कॉमा लगा देते हैं। एक का हमारा कंप्लीट हो गया 25,000 से ऊपर वालों का, ठीक है ना, 25% वाले का हो गया। अब 20% किसको देना वो भी हम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से इफ़ लिखेंगे और इस फॉर्मूला को एक्टिव कर लेंगे, ठीक है, हो गया। अब हमसे मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब किसके बेहद पर निकालना है, तो हमें निकालना है बेसिक सैलरी के बेहद पर। तो आप यहाँ पर चाहे तो क्लिक कीजिए या फिर इस सेल का नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए। हम यहाँ पर इस सेल का नाम टाइप कर दिए D4, कि अगर D4 बड़ा है या फिर बराबर है कितने के, तो इस बार हम दे देते हैं 20,000 के, ठीक है ना, कॉमा लगा दिए। अगर ये वाला मैच करता है इस सेल के अंदर तो यहाँ पर आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर 20,000 के बराबर है या 20,000 से ज़्यादा सैलरी इसका है तो यहाँ पर आ जाए D4 का, यानी कि बेसिक सैलरी का 20% यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना। इन दोनों को हम बना लिए। लास्ट बचा हमारा कौन सा, 15%, यानी कि लास्ट हमारा एक ही बचा है ना। तो लास्ट में हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, एक हमारे पास आता है वैल्यू इफ फॉल्स, और इसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको बार बार इफ फॉर्मूला को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं कि अगर इसके अलावा कोई भी आता है, ठीक है ना, अगर ये वाला इन दोनों में से कोई भी मैच नहीं करता है, अगर ये फॉल्स हो जाता है ये दोनों, तो हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं D4 का कितना, 15% था ना। चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं 15%, ठीक है। सबको कितना मिलेगा, 15%। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी मरतबा ब्रैकेट को ओपन किए हैं उतनी मरतबा ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है, यानी कि बंद करना है। तो हम 2 मरतबा ओपन किए हैं, 2 मरतबा बंद कर दिए। उसके बाद इंटर बटन प्रेस किए तो यहाँ पर TA भी निकल कर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद सबका निकालना है तो इस प्रकार से अपने माउस के पॉइंटर को इसके कॉर्नर में लेकर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से हम इसको ड्रैग कर देंगे। जैसे ड्रैग करेंगे सबका TA निकल कर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है HRA। HRA का मतलब ये आप समझ लीजिए, HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है ना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप रहने वाले हैं पटना के और आप हरियाणा के कंपनी में जाकर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कंपनी वाली क्या करती है, आपको रहने के लिए, ठीक है ना, रहने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देती है, उसी को बोलते हैं HRA, ठीक है ना। तो सबको बराबर दिया जाता है या फिर सबको अलग अलग भी दिया जा सकता है रहने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं
कि यहाँ पर सबको उनके सैलरी का HRA 10% दिया जाएगा, ठीक है ना। चाहे 25,000 सैलरी हो, 1,00,000 सैलरी हो, 10,000 सैलरी, उससे कोई मतलब नहीं है। उनका जितना भी सैलरी है उनके सैलरी का 10% उनको HRA दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई कंडीशन है नहीं, सबका सेम होगा। तो जब सबका सेम होगा तो यहाँ पर हम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम इक्वल टू टाइप करेंगे, उसके बाद बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे D4, ठीक है ना। ऑटोमेटिक D4 हो गया। बेसिक सैलरी बोलिए या फिर D4 बोलिए, D4 का कितना 10%, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से D4 का 10% सिलेक्ट कर लिख लिए। उसके बाद इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आ गया कि दीपक कुमार को 25 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। सबका ड्रैग करके देख लीजिए, सूरज कुमार को 2,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद प्रिया को 1,800 रुपये मिलेगा, ठीक है। यानी कि सबके सैलरी के हिसाब से उनको 10% यहाँ पर आ गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है PF का मतलब होता है यानी कि प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये एक ऐसा फंड होता है दोस्तों, यानी कि कंपनी वाले करते हैं, गवर्नमेंट ये करती है कि जो भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनका कुछ पैसा जो है काटती है, ठीक है ना, अपने पास जमा करती है। जब वो एम्प्लॉय क्या कहते हैं रिटायर हो जाते हैं या फिर किसी रीज़न से क्या कहता है वो कहीं से यहाँ से चले जाते हैं, तो लास्ट में क्या कहता है वो जो भी पैसा यानी कि काट रहे हैं हर महीने, वो पैसा लास्ट में उनको दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना पैसा कितना % काटना है, ठीक है ना, वो हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं अपने मन से। हम मान लेते हैं कि सबको उनके सैलरी का 7% हमें यहाँ पर PF काटना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इक्वल टू टाइप करेंगे और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बेसिक सैलरी का, ठीक है ना, यहाँ पर का के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इनटू का, स्टार का, ठीक है ना। D4 का कितना 7%, ठीक है, 7% लिख लिए। इंटर बटन प्रेस किए, उसके बाद सबका इसी प्रकार से हम ड्रैग कर देंगे तो सबका निकल कर आ गया। किसी का 1,750 कट रहा है, किसी का 1,400 कट रहा है, किसी का 1,260 रुपये कट रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से सबका सैलरी कट रहा है। लास्ट में उनको ये सैलरी दे दिया जाएगा। अब हमारे पास लास्ट बचा है नेट सैलरी, ठीक है ना। नेट सैलरी का मतलब होता है कि इनको इस महीने टोटल कितना पैसा देना है। बेसिक सैलरी, DA, TA, HRA सब मिलाकर इनको टोटल कितना देना है, PF वगैरह काट के, ठीक है ना। बेसिक सैलरी में ये सब ऐड होगा, DA, TA, HRA और PF कटेगा, ठीक है ना। उसके बाद इनको टोटल इस महीने कितना पैसा देना है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। कैसे, इज इक्वल टू करेंगे। सबसे पहले बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद किसको जोड़ना है, DA को जोड़ना है और किसी को जोड़ना है, जी हाँ। और अगर जोड़ना है तो फिर से प्लस करेंगे, TA को सिलेक्ट करेंगे। अगर और भी जोड़ना है तो फिर से प्लस करेंगे, HRA को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें प्लस नहीं करना है बल्कि माइनस करना है, ठीक है ना। PF को काटना है ना, तो हम यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाएंगे, देखिएगा यहाँ पर माइनस लगा दिया है। उसके बाद PF को सिलेक्ट करेंगे। अगर PF सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक हमारा जो फॉर्मूला लिख रहे थे ना वो इस सेल के अंदर आ गया है, तो अब आपको करना क्या है कि जिस सेल के अंदर PF लिखा गया उस सेल का आपको नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो नाम कैसे पता चलेगा, तो देखिएगा PF कहाँ पर 175 है ना, तो देखिएगा 175 कहाँ पर लिखा गया है, उसके टॉप में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अगर इसके लेफ्ट में देखें तो 4 लिखा हुआ है, यानी कि H4। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, H4 डायरेक्ट लिख देना है। जैसे हम यहाँ पर H4 लिखेंगे ऑटोमेटिक ये वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा। देखिएगा H4 लिखें, ये सेल सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर नेट सैलरी निकल कर आ गया, PF वगैरह काट के HRA DA सब लगा कर, ठीक है ना। उनका सैलरी था 25,000, PF काटा गया जिसमें से, ठीक है ना, तो कुछ कम हुआ। उसके बाद उसी में DA मिलाया गया, TA मिलाया गया, HRA मिलाया गया, ठीक है ना। तो उनका टोटल सैलरी कितना बन गया, 37,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से ड्रैग कर देंगे, सारे लोगों का निकल कर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सैलरी शीट बनाया जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।